देखो बच्चों, न्यूटन्स लॉ की शीट में कुछ क्वेश्चन के तो वीडियो सॉल्यूशन कल भेज दिए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसके सॉल्यूशन आज देख लेते हैं हमने। तो ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर G2। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए, फिर भी किसी ने पूछा था, देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसका मास स्मॉल एम है और उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का मास कैपिटल एम है। अब आदमी ऐसे दो रस्सियों को पकड़े हुए है, फिर ये रस्सियां घूम फिर करके वापस इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये आदमी इस रस्सी को F है ना, आदमी इन दोनों रस्सियों को F4 से खींचता है और मैंने क्लियरली बताया था कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने फोर्स से खींचे वही टेंशन बन जाती है। तो आदमी इन दोनों रस्सियों को F4 से खींच रहा है, तो बताओ इस रस्सी में भी टेंशन कितनी हो जाएगी F, और इस रस्सी को भी F4 से खींच रहा है तो इस रस्सी में भी टेंशन F होगी, ठीक है ना। और हमको पता है कि एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होती है, तो इधर टेंशन F है तो इधर भी टेंशन F और इधर भी F होगी। इधर टेंशन F है तो इधर भी F होगी और इधर भी टेंशन F ही होगी, ठीक है। बस हमको देखना है कि आदमी रस्सी को F4 से खींचे तो उसके कारण ये पूरे सिस्टम का अपवर्ड एक्सेलरेशन A कितना होगा वो देखना है। बस कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि इसमें हमको इस सिस्टम का केवल एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच लगने वाले प्रेसिंग फोर्स को छुपाना है। तो बताओ इस प्रेसिंग फोर्स को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन को छुपाने के लिए हम आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ लेते हैं, है ना। नॉर्मल रिएक्शन को छुपाने के लिए आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों को एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों को एक साथ लेने से क्या फायदा होगा। इनके बीच आपस में लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन होते हुए भी छुप जाएगा। बस इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इनके बीच आपस में लगने वाला प्रेसिंग फोर्स होते हुए भी छुप जाएगा। बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से होंगे वो देखते हैं। बस आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट, है ना। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी, तो m टोटल m प्लस कैपिटल M इंटू जी ये होगा। और कौन से होंगे, टेंशन। तो तुम बताओ कि ये पूरा सिस्टम रस्सियों से कितनी बार जुड़ा हुआ है, 4 बार जुड़ा हुआ है, तो 4 बार टेंशन लगेगी। ठीक, तो मैंने स्किल बताई थी कि जिसको सिस्टम माना उसको गोले में बंद कर दो, तो गोले के बाहर से तुमको रस्सी कितनी बार दिख रही है, 4 बार गुजरती हुई दिख रही है ना, तो 4 बार टेंशन लगेगी। तो ये वाली रस्सी भी खींचेगी T इक्वल टू F से, है ना। ये वाली भी रस्सी खींचेगी T इक्वल टू F से, ये वाली भी रस्सी खींचेगी T इक्वल टू F से, ये भी रस्सी खींचेगी T इक्वल टू F से और ये भी T इक्वल टू F से। बस अब एक्सेलरेशन मुंह जुबानी निकाल सकते हैं ना। तुम आराम से बताओ कि आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक सिस्टम माना, तो बताओ पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स कितना है, T। T, ये भी T और ये भी T, मतलब 4T। और नीचे की ओर ले जाने वाला फोर्स m प्लस स्मॉल m इंटू जी है। तो बताओ रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, 4T माइनस m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इतना है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स अपन टोटल मास m प्लस स्मॉल m। और इसमें t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, f, या डेढ़ क्षणों के टाइप से न्यूटन्स लॉ भी लिख सकते हैं, है ना, कि पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, 4T माइनस m प्लस स्मॉल m इंटू जी इक्वल पूरे सिस्टम का टोटल मास m प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन a। वही आंसर आएगा, बात वही है, ठीक है? और ध्यान रखना कि अभी तो नॉर्मल रिएक्शन को छुपा रहे थे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन को निकालने को बोले, है ना, अगर कोई पूछे कि आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन पूछे, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक को अलग से कंसीडर कर देंगे। ऐसे अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछे
तो किसी भी एक को मतलब अकेले आदमी को भी अलग से कंसीडर कर सकते हैं और अकेले प्लेटफ़ॉर्म को भी, बस अकेले आदमी को अलग से कंसीडर कर लेंगे। तो अकेले आदमी पर कौन-कौन से फ़ोर्स लगेंगे? एक तो कैपिटल एमजी, ये रस्सी खींचेगी टी से, ये भी टी से और एक प्रेसिंग फ़ोर्स भी लगेगा। आदमी के पैर इस प्लेटफ़ॉर्म को धक्का देंगे एन फ़ोर्स से, तो एज़ ए रिएक्शन ए प्लेटफ़ॉर्म आदमी के पैर को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी धक्का देगा एन फ़ोर्स से। ये एन प्लेटफ़ॉर्म के पाले में और ये आदमी के पाले में। तो आदमी के पाले में ये एन आएगा। एक साथ लेने से नॉर्मल रिएक्शन छुप गया था, अगर निकालना हो तो अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करेंगे। बस अकेले आदमी के पाले में कौन-कौन से फ़ोर्स आएँगे? एक तो इसका वेट कैपिटल एमजी, एक ऊपर की ओर 2T और जम ये लिफ्ट की सॉरी प्लेटफ़ॉर्म की फ्लोर के कारण धक्का N, तो अकेले आदमी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फ़ोर्स 2T प्लस N माइनस कैपिटल एमजी इक्वल टू अकेले आदमी का मास m इंटू एक्सेलरेशन a, पूरे सिस्टम का a तो आदमी का भी a होगा। बस इसमें a की वैल्यू रख सकते हो ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली रख देना, है ना? इसमें t की वैल्यू क्या रख देंगे f, तो इससे नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। तो ये क्लास में कर चुके हैं आप। ये पहले पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है तो सबको एक साथ ले लिया और अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करेंगे, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे। हाँ, बच्चों देखो, उसके बाद एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट का G3 क्वेश्चन किसी ने पूछा है। ठीक है, हमारी शीट में G3 है और पुरानी शीट में क्वेश्चन नंबर इसका G4 लिखा है। फिर इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई हल्की रस्सी है ना, हमको दे रखा है कोई हल्की मतलब मासलेस रस्सी है और इस रस्सी के सहारे 3 मंकी लटके हुए हैं। इसका मास 10 केजी, इसका 15 और इसका 8 केजी है। अब ये जो मंकी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतर रहा है। ये जो मंकी है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और ये जो बीच वाला मंकी है वो 0.8 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी भी हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगा। तो हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर रस्सी का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना? तो इस इंस्टेंट पे रस्सी का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी वो देखना है ना? इसको कर सकते हैं ना? तो बस तुम आराम से बताओ, इस बार भी हमको रस्सी के टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, बाकी बीच वाली सारी टेंशन्स को छुपाना चाहते हैं, तो हमको पता है कि बीच वाली सारी टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लेते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। ये वैसे इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया था, फिर भी बताना पड़ रहा है तो थोड़ा दुःख हो रहा है। ये ध्यान रखना कि हमको टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही टेंशन निकालनी है। बाकी बीच वाली सारी टेंशन को छुपाना चाहते हैं, तो बीच वाली टेंशन को छुपाने के लिए हम सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब पहला मंकी, दूसरा मंकी, तीसरा मंकी और ये रस्सी सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुम समझते हो कि सबको एक साथ लेंगे तो क्या फायदा होगा, बीच वाली सारी टेंशन्स होते हुए भी छुप जाएंगी, है तो एक साथ लेंगे तो बीच वाली सारी टेंशन होते हुए भी छुप जाएंगी। तो बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। ये पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। बस बताओ, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे? एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी। तो m टोटल कितना है, 10 प्लस 15 प्लस 8 इंटू जी, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23 23 और 10 33, तो ये कितना आ गया 33 इंटू जी मतलब 330। ये देख, तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी मतलब 330 न्यूटन ये होगा। और कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। तो बताओ, ये रस्सी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसको खींचेगा, मतलब टेंशन T से। बस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे, एक तो टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी मतलब 330। और बताओ रस्सी का ये वाला जो पार्ट है ना, रस्सी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाकी पार्ट को खींचेगा, मतलब टेंशन T लगाएगा, ठीक। बस बताओ, पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखते हैं ना,
और तुम बताओ कि सिस्टम में हर नमूने का एक्सेलरेशन अलग-अलग है, तो बताओ इस बार सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी? लिखते हैं फॉर द एंटायर सिस्टम। ये तो सबकी एक्सेलरेशन अलग-अलग है, तो ऐसे केस में सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी? पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पहले का मास इनटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इनटू तीसरे का एक्सेलरेशन। वो ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं। बताओ पूरे सिस्टम पर नेट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? T माइनस 330, है ना? तो पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? T माइनस 330 इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन तो पहले का मास 10 इंटू पहले का एक्सेलरेशन 2 नीचे की ओर है, हमने ऊपर को पॉजिटिव माना है तो नीचे को नेगेटिव लेंगे, इससे -2 प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन, तो दूसरे का मास 15 इंटू दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन, तो तीसरे का मास 8 इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन 1.5 ऊपर की ओर है तो प्लस 1.5। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो टी तुम्हारे पास 322 न्यूटन आएगा। मतलब बोल सकते हैं कि रस्सी के हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी? 322 न्यूटन ये आ गई। एक और चीज, ये भी इधर टेंशन निकालनी थी, बीच वाली सारी टेंशन को छुपाना था, इसलिए सबको एक सिस्टम के टाइप से माना था। लेकिन अगर किसी बीच वाले पॉइंट पर टेंशन पूछे तो उसके लिए किसी भी मंकी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। इसमें एक और चीज यार, इसमें एक और चीज की ये सारा तो हमने कर लिया ना, कई बार रस्सी का भी मास होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए अलग इंक से लिख रहा हूँ। ये तो मान लेते हैं सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रस्सी का भी मास है। और चलो हमको दे रखा है कि रस्सी का मास 3 केजी है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो कर सकते हैं ना? तब भी वही कि बताओ अब टोटल वेट कितना आ जाएगा? m टोटल में 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3 भी आ जाएगा, तो 33 की जगह 36 जी आ जाएगा, मतलब तब 360 आ जाएगा ऊपर की ओर t। बस अब रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? t माइनस 330 की जगह 360 इक्वल टू वही पहले का मास 10 इंटू पहले का एक्सेलरेशन -2 प्लस दूसरे का मास 15 इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन 0 प्लस तीसरे का मास 8 इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन प्लस 1.5, और अब चौथा नमूना रस्सी भी हो जाएगी, तो चौथे का मास इंटू चौथे का एक्सेलरेशन, तो चौथे का मतलब रस्सी का मास 3 इंटू उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, क्योंकि रस्सी मूव कर ही नहीं रही है। तो इससे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हो तो तुम इजीली इसको कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 1 में अब पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें किसी ने C5 क्वेश्चन पूछा था, इसको देख लेना। ये तो इसमें हमको दे रखा है कोई हल्की सी पुली है जिसको छत से लटका दिया है, इससे धागा लगा दिया है। अब देखो, धागे के एक सिरे पर तो हमने स्मॉल m का बहुत ऑर्डिनरी ब्लॉक लटकाया है, लेकिन धागे के दूसरे सिरे पर हमने कोई बहुत ही हैवी ब्लॉक लटका दिया है। जैसे मान लेते हैं कि इधर तो 1 केजी का ब्लॉक लटका है और इधर 10,000 केजी का कोई बहुत ही भारी ब्लॉक लटकाया है ना? हमको दे रखा है कि इस बार स्मॉल m के कंपैरिजन में कैपिटल M बहुत ही ज्यादा है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, इसको मैथमेटिक्स में टेंस टू इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हमको दे रखा है कि इधर तो ऑर्डिनरी ब्लॉक, लेकिन इधर 10,000 या 20,000 केजी का बहुत ही भारी ब्लॉक लटका दिया है। अब इस सिस्टम को छोड़ दिया है। तो बताओ, छोड़ने पे पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा ना? हाँ, तो ये सिस्टम को छोड़ दिया है, तो हमको पता है कि छोड़ने पे पूरा सिस्टम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमको देखना है कि छोड़ने पर इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, और फिर पूछा है कि छोड़ने पर ये जो छत वाली रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। देखो, मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे, पहले थोड़ा-सा फीलिंग से सोचते हैं। तो तुम सोच के बताओ कि इस बार इन रस्सियों में टेंशन ऑर्डिनरी मतलब मॉडरेट होगी या बहुत ही लार्ज होगी? मॉडरेट होगी।
ये तो कोई स्मार्ट पर्सन हो या कोई इंसान हो तो फीलिंग से ही सोच सकता है कि इस बार छोड़ने पर ये पूरा सिस्टम मूव करने लगेगा, है ना? बोल सकते हैं, इस बार छोड़ने पर पूरा सिस्टम मूव करने लगेगा, इससे टेंशन इन्फिनिटली लार्ज नहीं हो पाएगी। इस बार टेंशन मॉडरेट ही रहेगी, ठीक है? तो चलो एक बार मैथमेटिकली देखते हैं, इस सिस्टम को छोड़ दिया है ना, छोड़ने पर पहले इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो पहले देख लेते हैं, ठीक है? देखो, इस रस्सी में टेंशन हम न्यूटन्स लॉ से निकाल तो सकते हैं लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, इसका तो हमको रिजल्ट ही डायरेक्ट पता है ना? तो ये न्यूटन्स लॉ में हमने क्वेश्चन ये वाला किया था, फिर इसका तो मैंने रिजल्ट भी याद करवाया था। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि स्मूथ पुली हो और उससे M1 और M2 ब्लॉक इस टाइप से लटके हों, है ना? हमने किया था कि स्मूथ पुली हो और M1 और M2 के ब्लॉक इस टाइप से लटके हों, तो उस केस में तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होता है? M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू जी। और सॉल्व करने पर इस रस्सी में टेंशन कितनी आती है? 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी। याद है ना? ये कराया था मैंने उधर। न्यूटन्स लॉ में याद कराया था कि अगर इस टाइप का सिस्टम हो तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होती है? 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो लिख देता हूँ कि इस बार इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 2 m1 तो ये बड़ा सा m, m2 ये स्मॉल m अपन m1 बड़ा सा m प्लस m2 स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ टेंशन इतनी होगी। अब हमको छत वाली रस्सी में टेंशन देखनी है, तो ये भी हमको डायरेक्ट याद है कि बताओ इधर टेंशन T, इस रस्सी में भी टेंशन T, तो ये जो छत वाली रस्सी है उसमें टेंशन कितनी होगी? 2T। है तो पता है इधर टेंशन T, इधर T, तो छत वाली रस्सी में टेंशन 2T होगी मतलब इसकी डबल होगी। T इतना है तो 2T इसका डबल होगा मतलब 4m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 4m1 की जगह बड़ा सा m, m2 की जगह छोटा सा m अपन m प्लस स्मॉल m इंटू जी। बस इस ऊपर वाली रस्सी में टेंशन इतनी होगी। अब देखो इस बार हमको दे रखा है कि स्मॉल m के कंपैरिजन में कैपिटल M बहुत ही ज्यादा है, या इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि कैपिटल M वेरी लार्ज है, मतलब कैपिटल M टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो तुम बताओ कि कैपिटल M टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो न्यूमरेटर भी टेंड्स टू इनफाइनाइट और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा। तो याद रखना कि तुम 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि कभी भी ऐसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का कभी चक्कर हो तो उसमें सॉल्व करने की स्किल होती है। हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा नंबर कैपिटल M है उसको नीचे ट्रांसफर करते हैं। ये तो मैथमेटिक्स की स्किल होती है कि कभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बने तो उसके लिए जो बड़ा नंबर है मतलब जो बड़ा M है उसको नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ इस बड़े M को नीचे ट्रांसफर कर लेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा? 4mg अपन इस बड़े M को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो नीचे क्या आएगा? M प्लस स्मॉल m अपन कैपिटल M। तो तुम बताओ इनको अलग-अलग करेंगे तो कैपिटल M बाय कैपिटल M तो 1 प्लस इन दोनों को अलग करेंगे तो स्मॉल m बाय कैपिटल M। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कुछ खास नहीं किया है, इस बड़े M को नीचे भगा दिया है। तो नीचे भगा देंगे तो कितना बचेगा? 4mg अपन 1 प्लस m बाय कैपिटल M बस। अब हम इजीली कर सकते हैं, तो तुम देखते ही बताओ। ये हमको दे रखा है कि स्मॉल m के कंपैरिजन में कैपिटल M बहुत ही ज्यादा है, मतलब कैपिटल M टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, बस तुम बताओ कि कैपिटल M बहुत ही ज्यादा है मतलब कैपिटल M टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। कैपिटल M टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो m बाय कैपिटल M टेंड्स टू 0 हो गया और ये चीज टेंड्स टू 0 हो गई तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? 4mg अपन 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4mg। तो पक्का पता चल गया इस बार छोड़ने पर सिस्टम मूव करेगा, इसलिए इस बार इस रस्सी और इस रस्सी में टेंशन वेरी लार्ज नहीं होगी, मॉडरेट होगी और अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 4mg। सी ऑप्शन करेक्ट है ना? ये टेंशन वेरी लार्ज कब होगी वो बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि अभी तो छोड़ेंगे सिस्टम मूव करेगा, इससे टेंशन रिलीज हो जाएगी, वेरी लार्ज नहीं होगी, मॉडरेट ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये धागे और पुली को अगर फेविक्विक से चिपका दिया हो तो अब सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा। और तुम बताओ कि सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा तो फिर इस रस्सी में टेंशन कैपिटल एम जी और इस रस्सी में टेंशन स्मॉल एम जी, तो फिर इस बार ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी?
स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, m टेंस टू इनफाइनाइट है तो टेंशन भी टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब टेंशन बहुत लार्ज हो जाएगी और इतनी लार्ज टेंशन है रस्सी सहन नहीं कर पाएगी तो रस्सी टूट भी सकती है। लेकिन इस बार सिस्टम मूव करेगा, इससे टेंशन वेरी लार्ज नहीं रहेगी, टेंशन काफी हद तक रिलीज हो जाएगी। ऐसे इंसानी शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर D4 पूछा है किसी ने। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर D4 है वो मैं वेज कंस्ट्रेंट में बता चुका हूँ, तो अपने क्लास नोट्स में वेज कंस्ट्रेंट वाला पार्ट पढ़ना, उसमें D4 क्वेश्चन बताया था, यहाँ अलग से मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर D5, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार देख लेना। ये देखो, इसमें हमको दे रखा है कोई लिफ्ट है है ना, अब इस लिफ्ट से पुली बांध दी हमने और हमको दे रखा है कि पूरी पूरी लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। अब लिफ्ट से हमने कोई पुली लटका दी है, इसके ऊपर हमने कोई धागा लगा दिया है ना, इस पुली के ऊपर धागा लगा दिया है। अब देखो, धागे के एक सिरे से हमने कोई ब्लॉक बी लटका दिया है ना, और हमको दे रखा है कि धागे का जो दूसरा सिरा है वो किसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है ना, धागे का दूसरा सिरा किसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि मोटर की हेल्प से ये जो शाफ्ट है वो धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेट रहा है। जैसे पतंग उड़ाने की घिर्री तुमने देखी होगी ना, तो पतंग उड़ाने की घिर्री पर भी हम धागे लपेटते हैं ना कई बार, इसमें वही है। तो हमको दे रखा है कि इस धागे को शाफ्ट पर 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो बस इसमें हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ, शाफ्ट पर धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेटा जा रहा है, तो बताओ इस बार चित्र में जो धागा दिख रहा है उसकी लेंथ 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से घटेगी, है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं। बताओ, धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से खोला जाता, तब तो इस धागे की टोटल लेंथ 2 की रेट से बढ़ती, लेकिन धागे को 2 की रेट से शाफ्ट पर लपेटा जा रहा है, तो अब चित्र में जो रस्सी की टोटल लेंथ दिख रही है वो 2 की रेट से घटेगी। तो इस क्वेश्चन में यही नई चीज है, ठीक है, तो ध्यान रखना तुम कि अगर शाफ्ट जो है वो धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से खोल रहा होता, तब तो इस धागे की टोटल लेंथ 2 की रेट से बढ़ती, लेकिन शाफ्ट पर धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेटा जा रहा है, तो चित्र में जो धागे की लेंथ दिख रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से घटेगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, साथ में जो पूरा पूरा शाफ्ट है उसको भी 2 की वेलोसिटी से, 2 की एक्चुअल वेलोसिटी से नीचे की ओर ले जा रहे हैं, तो ये सारा सर्कस है। तो हमको देखना है कि अब इस ब्लॉक बी की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। देखो, सबसे पहले जिसकी वेलोसिटी निकलती है उसकी पहले निकालते हैं। तो बताओ, लिफ्ट की वेलोसिटी 2 है, तो उससे जुड़ी हुई पुली की भी वेलोसिटी 2 ही होगी ना। अब बी ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बताओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बी की वेलोसिटी ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, तो बस ऐसे में बुद्धि नहीं चल रही है, तो आंखें बंद करके इसकी डायरेक्शन तुम कहीं भी मान सकते हो, वो मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेगी। चलो, भगवान का नाम लेकर के, ये भगवान का नाम लेकर के इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी ऊपर की ओर मान लेते हैं और वी बी मान लेते हैं। तो हमको देखना है कि वी बी कितना होगा वो देखना है। ये तो देखो, इस क्वेश्चन में बाकी सारी कॉमन चीजें जो हम पढ़ चुके थे, लेकिन नई चीज ये है कि इस बार शाफ्ट पर धागे को 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से शाफ्ट पर लपेटा जा रहा है, तो ये जो धागा दिख रहा है उसकी जो लेंथ है वो 2 की रेट से घटेगी, ठीक है ना। बस बी की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है बस। यहाँ तो कॉम्प्लिकेट केस है, अपनी होशियारी नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल सीधे साधे बच्चों के टाइप से बेसिक L1 L2 के मेथड से ही करेंगे। तो बताओ, ये जो रस्सी दिख रही है ना, इस रस्सी को कंसीडर करते हैं, इसकी हर एक लेंथ को मान लेते हैं। तो चलो, इस लेंथ को L1 और इसको L2। देखो, सबसे पहली स्टेप में हम क्या लिखते हैं, ये सबसे पहली स्टेप में हम क्या लिखते हैं, L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इस बार टोटल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं, इस बार जो धागा उसको शाफ्ट पर 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेट रहे हैं ना, शाफ्ट को तुम पतंग उड़ाने की घिर्री मान सकते हो, ठीक है। तो इस बार जो धागा उसको घिर्री पर 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से लपेट रहे हैं, तो इस बार रस्सी की टोटल लेंथ जो होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से घटेगी, इससे इस बार टोटल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी ना।
तो इस बार पहली स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा कि L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ है जो इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगी, 2 की रेट से घटेगी ना। तो पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि चेंज हो रही है देखना बस। अब वेलोसिटी में रिलेशन के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बताओ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dl1 by dt प्लस dl2 by dt इक्वल टू टोटल लेंथ भी चेंज कर रही है इससे dl टोटल by dt, ये डिफरेंट है इसमें, है ना। बस वेलोसिटी के लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dl1 by dt प्लस dl2 by dt इक्वल टू dl टोटल by dt। बस अब सबकी वैल्यू रखते हैं। चलो सबसे पहले इस dl टोटल बाय dt की वैल्यू रखते हैं। ये तो मैंने अभी बताया था, ये जो धागा उसको घिर्री पर 2 मीटर पर सेकंड की रेट से लपेट रहे हैं, तो इस बार धागे की जो है ना, इस बार इस धागे की टोटल लेंथ 2 की रेट से घटेगी, बस धागे की टोटल लेंथ 2 की रेट से घटेगी, इससे dl टोटल बाय dt -2 लिखेंगे। अब बाकी सबकी वैल्यू तो हम कॉमन टाइप से रख सकते हैं। जैसे dl1 by dt और dl2 by dt कर सकते हैं। पहले dl1 by dt बताओ, dl1 by dt क्या होगा, L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा, एक तो पुली चेंज करेगी और एक ब्लॉक। बताओ सबसे पहले पुली जो है वो 2 की रेट से इस ब्लॉक से दूर जा रही है, मतलब 2 की रेट से फासले को बढ़ा रही है इससे रेट ऑफ चेंज +2। और अब ब्लॉक की बात करते हैं, तो बता जो ब्लॉक है वो वीबी के रेट से पुली के पास आ रहा है, मतलब वीबी के रेट से फासले को घटा रहा है, इससे रेट ऑफ चेंज माइनस वीबी, तो नेट रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, +2 माइनस वीबी। ऐसे हम dl2 by dt भी देख सकते हैं, तो dl2 by dt होगा L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा, पुली और इस शाफ्ट ए। तो तुम बताओ पुली जो है वो 2 की रेट से शाफ्ट से दूर जा रही है, मतलब 2 की रेट से इस फासले को बढ़ा रही है इससे रेट ऑफ चेंज +2। और अब शाफ्ट की बात करते हैं, तो शाफ्ट धागे को लपेट तो रहा है लेकिन साथ में शाफ्ट को 2 की एक्चुअल वेलोसिटी से नीचे की ओर भी ले जा रहे हैं, तो होता है जो शाफ्ट है या जो पतंग उड़ाने की घिर्री है वो 2 की रेट से इस पुली से दूर जा रही है, मतलब 2 की रेट से इस वाले फासले को बढ़ाएगी इससे रेट ऑफ चेंज +2। और फिर डी टोटल बाय dt तो देख चुके हैं कि धागे को शाफ्ट पर धागे को 2 मीटर पर सेकंड की रेट से लपेटा जा रहा है, तो चित्र में जो धागे की टोटल लेंथ है वो 2 की रेट से घटेगी इससे dl टोटल बाय dt -2 आएगा। सॉल्व कर लेंगे ना, तो dl1 बाय dt तो +2 माइनस vb, dl2 बाय dt कितना होगा, +2 मतलब +4 इक्वल टू -2। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो vb इक्वल टू +8 आ गया, मतलब जो ब्लॉक बी है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी +8 मीटर पर सेकंड होगी। और तुम बताओ कि सॉल्व करने पर ब्लॉक बी की वेलोसिटी वी भी पॉजिटिव आ गया मतलब अपना तुक्का सही बैठा, मतलब बी की वेलोसिटी जिधर मानी थी उधर ही होगी। और अगर सॉल्व करने पर वी भी -8 आता तो इसका मतलब है कि बी की वेलोसिटी मानी गई डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन इस बार +8 आ रहा है मतलब बी की वेलोसिटी जिधर मानी थी उधर ही होगी। ये तो इसीलिए बोला था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि नहीं चले तो डायरेक्शन कहीं भी मान लो, मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेगी। हाँ बच्चों देखो, एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर D6 किसी ने पूछा था, लेकिन इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पुरानी शीट में तो था, पता नहीं नई शीट में कहीं से गायब हो गया, ठीक है। तो देख लेना, ये रिजिड बॉडी में भी सेम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये D6 क्वेश्चन को करने के पहले इसको एक बार कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई वर्टिकल दीवार है और कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब फर्श है। ये तो वर्टिकल दीवार है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और वर्टिकल दीवार और हॉरिजॉन्टल फ्लोर के बीच हमने एल एन की किसी रिजिड रॉड को रखा है, दिख रहा है ना, दीवार और फ्लोर के बीच हमने एल एन की किसी रिजिड रॉड को रखा है, सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और अब इस रॉड को छोड़ दिया है। तुम बताओ कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो छोड़ने पर ये रॉड फिसलती हुई नीचे आएगी ना, है तो इसको छोड़ देंगे तो छोड़ने पर रॉड फिसलती हुई नीचे आएगी। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि रॉड का ये वाला जो सिरा है वो वर्टिकली नीचे की ओर मूव करेगा, टेढ़ा तो मूव नहीं कर सकता, टेढ़ा मूव करेगा तो दीवार के अंदर धंस जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ने पर रॉड का ये सिरा
दीवार के अलोंग वर्टिकली नीचे की ओर मूव करेगा और ये सिरा नीचे की ओर मूव करेगा तो रॉड का ये वाला जो सिरा है वो इस फ्लोर के अलोंग हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जाएगा। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, ठीक है? ये छोड़ने पर रॉड का ये सिरा तो दीवार के अलोंग नीचे की ओर मूव करेगा, ये सिरा नीचे की ओर मूव करेगा तो रॉड का ये सिरा फर्श के अलोंग आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है? तो चलो, किसी इंस्टेंट पर रॉड के इस सिरे की वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी vb है ना, तो बस हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, उस इंस्टेंट पर va और vb में क्या रिलेशन होगा, ये हमको देखना है, ठीक है? तो इसको कर सकते हैं ना? तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, ये तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि रॉड बिल्कुल मजबूत है, मतलब बिल्कुल रिजिड है। ये तो बस रॉड बिल्कुल रिजिड है, मतलब रॉड के दोनों सिरों की नेट वेलोसिटी तो बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन रॉड के अलोंग इनकी वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। है तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि रॉड बिल्कुल रिजिड है तो रॉड के दोनों सिरों की नेट वेलोसिटी तो बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन रॉड के दोनों सिरों की रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए, है ना? अगर बराबर नहीं हुई तो क्या अनर्थ हो जाएगा, वो सोच सकते हो। जैसे तुम बताओ कि रॉड के, है ना, तुम बताओ कि सिरे की, है ना, इस सिरे की रॉड के अलोंग वेलोसिटी कम हो और इस सिरे की रॉड के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो, तो रॉड खींच करके लंबी हो जाएगी। जबकि बताओ रॉड बिल्कुल रिजिड है, खींच नहीं सकते, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो कि इस सिरे की रॉड के अलोंग वेलोसिटी कम हो और इसकी अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो, तो रॉड दब करके कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन तुम बताओ कि रॉड बिल्कुल रिजिड है, खींच या दब नहीं सकती है, मतलब पक्का है इसके दोनों सिरों की रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है? बस ये इसमें मेन कंसेप्ट है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये रॉड बिल्कुल रिजिड है तो इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों सिरों की रॉड के अलोंग वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बस इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, एक तो रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। बस पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। तो बताओ, रॉड के इस सिरे की वेलोसिटी v है, इसके भी कंपोनेंट करते हैं, एक तो रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। और इसकी वेलोसिटी vb है, इसके भी कंपोनेंट करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर, ऐसे कंपोनेंट करेंगे। ये चलो, पहले इसके तो कंपोनेंट इजीली कर सकते हैं। बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा, तो इसके साथ एंगल बन रहा है इससे va का एक कंपोनेंट va cos थीटा और ये कंपोनेंट va sin थीटा, है ना? ऐसे ही vb के कंपोनेंट करने, एंगल देखना है। तो बताओ, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 चला गया, थीटा चला गया, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो बताओ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा हो गया, ठीक है? तो बस इसके भी कंपोनेंट कर सकते हैं ना। तो रॉड के इस सिरे की वेलोसिटी vb है, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे vb का एक कंपोनेंट vb cos थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, इससे ये कंपोनेंट vb sin थीटा। फिर बस इन दोनों सिरों की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए, बस हम कंफर्म बोल सकते हैं ना। हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रॉड बिल्कुल रिजिड है, इससे दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों सिरों की रॉड के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। बताया था ना, इसकी अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रॉड खींच करके लंबी हो जाएगी, और इसकी अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रॉड दब करके कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन रॉड रिजिड है, खींच या दब नहीं सकती है, इससे रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। बाकी रॉड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलग-अलग हो सकती है। बताओ, अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलग-अलग हुई तो रॉड ऐसी घूमेगी, है ना? अपने सेंटर मास की अबाउट घूमेगी। तो ध्यान रखना कि रॉड रोटेट तो कर सकती है लेकिन खींच या दब नहीं सकती। इससे दोनों सिरों की रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो बस बताओ, इस सिरे की रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, va cos थीटा, और इस सिरे की रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, vb sin थीटा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बस इस cos थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो va इक्वल टू vb sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो va इक्वल टू vb tan थीटा। तो बस इस इंस्टेंट पर v और vb में रिलेशन va इक्वल टू vb tan थीटा होगा, ठीक है? तो बस याद रखना कि कभी भी कोई सी रिजिड रॉड हो
या कई बार रिजिड रॉड की जगह कोई इनएक्सटेंसिबल धागा भी होता है। तो बस इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर होनी जरूरी नहीं है, बस इनकी रॉड के अलोंग या धागे के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। बाकी रॉड या धागे के परपेंडिकुलर वेलोसिटी बराबर होनी जरूरी नहीं, अलग-अलग हो सकती है। अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलग-अलग हुई तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमेगा या रोटेट करेगा, तो रोटेट तो रॉड कर सकती है, खींचा दब नहीं सकती। तो ये कर लिया बस। अब अब ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सिमिलर है। तो स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही पता चल गया होगा। इधर जो काम रिजिड रॉड कर रही थी, इसमें वही काम इनएक्सटेंसिबल धागा कर रहा है। तो चलो इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर D6 इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई फ्रेम है ना? इस बार हमको दे रखा है कोई फ्रेम है, जिसमें ये वाला पार्ट तो सेमी सर्कुलर पार्ट है और ये बिल्कुल सीधा है, सही है ना? तो इस टाइप से हमको दे रखा है कि कोई सेमी सर्कुलर वायर की कोई ऐसी फ्रेम है, ठीक, जो बिल्कुल फिक्स है और स्मूथ है और इस फ्रेम को वर्टिकल प्लेन में रखा है, ठीक है? अब देखो, अब हमने क्या किया है कि इधर भी कोई बीड पिरो दी है ना? हमने क्या किया है कि इस वायर में भी कोई मोती पिरो दिया है, मतलब कोई बीड पिरो दी है, इसको चलो मोती बी मान लेते हैं। और ये जो वर्टिकल वायर है उसमें भी हमने कोई मोती पिरो दिया है, इसको मोती ए बोल लेते हैं, ठीक है ना? और दोनों बीड को हमने इनएक्सटेंसिबल धागे से जोड़ दिया है, ठीक है? और अब इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया है। ये तो हमको कॉमन से पता है कि छोड़ने पर ये जो बीड ए है, वो तो वायर के अलोंग बिल्कुल वर्टिकली नीचे की ओर मूव करेगा। तुम बताओ कि अगर ये बीड ए थोड़ा-सा भी टेढ़ा मूव कर गया तो वायर को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो कॉमन सेंस है। इन दोनों मोतियों को बेचारे को वायर में पिरो दिया है, तो इनको तो वायर के अलोंग ही मूव करना है। बस कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ने पर ये जो मोती है, वो वायर के अलोंग नीचे की ओर फिसलेगा और ये जो मोती है वो वायर के अलोंग मतलब टेंजेंशियली आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है? चलो किसी इंस्टेंट पर इस मोती की वेलोसिटी VA है और चलो इस मोती की वेलोसिटी वायर के अलोंग टेंजेंशियल होगी VB है, ठीक है? और हमको दे रखा है कि इस इंस्टेंट पर ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री दे रखा है और बीड को सेंटर से मिलाने वाली लाइन का ये एंगल 75 डिग्री दे रखा है। तो बस हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर V और VB में क्या रिलेशन होगा, वो देखना है। तो देखते ही पता चल गया, ये क्वेश्चन इसी टाइप का ही है ना? ये तो बस देखते ही बोल सकते हैं कि इस बार भी ये जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है ना? इस बार भी जो धागा है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन इनके धागे के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। सही है? तो रिजल्टेंट तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन धागे के अलोंग इनकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो बस सिंपली दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे और धागे के अलोंग कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। चलो पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी VA है ना? तो इसके भी कंपोनेंट करते हैं। बताओ, एक तो इस धागे के अलोंग और एक इस धागे के परपेंडिकुलर। तो तुम आराम से बताओ कि ये एंगल 45 है तो इसके सामने वाला ये एंगल भी 45 होगा। VA है, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे VA का एक कंपोनेंट कितना हो गया? VA cos 45 और दूसरे कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो रिप्रेजेंट भी करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखते ही नहीं है फालतू। सुंदर चित्र को बिगाड़ते नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए। अब इसकी वेलोसिटी VB टेंजेंशियल है, तो इसका भी धागे के अलोंग कंपोनेंट देखना है। तो कंपोनेंट के लिए हमको ये वाला एंगल कितना होगा वो देखना होगा, है ना? तो कंपोनेंट के लिए ये वाला एंगल देखना है, तो उसके लिए थोड़ी-सी ज्योमेट्री लगा सकते हो। चलो इतना बताओ कि टोटल एंगल 180 होता है, उसमें से 75 डिग्री चला गया, तो ये एंगल कितना बचेगा? 105 इतना बचेगा। अब चलो इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, है ना? इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, तो हमको पता है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है ना? उसमें से ये 105 गया और इस 45 गया, मतलब कितने हो गए ये? 150। ये तो बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। उसमें से ये एंगल 105 है, ये एंगल 45 है। तो बताओ ये तीसरा एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस 105 एंड 45, तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री। ये सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हो कि तीनों एंगल का एडिशन 180, उसमें से 105 है, ये एंगल 45 है, तो तीसरा एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री।
बस तुम बताओ कि इस धागे का रेडियल लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो टेंजेंशियल लाइन के साथ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। है ना? तुमको पता होगा। ये तुमको पता होगा कि ये लाइन है ना, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, मतलब रेडियल लाइन है, और ये टेंजेंशियल लाइन है। तो रेडियल और टेंजेंशियल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस धागे का रेडियल लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो टेंजेंशियल लाइन के साथ एंगल 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री हो गया। बस अब इसकी वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर सकते हैं ना, तो बताओ इसकी वेलोसिटी वीबी है, इसका भी धागे के अलोंग कंपोनेंट देखना है, तो वेलोसिटी वीबी है, धागे के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो वीबी का इस धागे के अलोंग कंपोनेंट वीबी cos 60 हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई मतलब ही नहीं है, उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। बस पक्का बोल सकते हैं हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इनएक्सटेंसिबल धागा है, इसलिए इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन धागे के अलोंग इनकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो बताओ इसके धागे के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? वीबी cos 60, और इसके धागे के अलोंग वेलोसिटी वीए cos 45, ये बराबर होनी चाहिए। बस इसके धागे के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? वीबी cos 60, और इसके धागे के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? वीए cos 45, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। वैल्यू रख देते हैं, हमको पता है cos 60 कितना होता है? 1/2, और cos 45 1/√2। इसको ट्रांसफर कर लेना, 2 को उधर ट्रांसफर करोगे तो VB इक्वल टू VA इंटू 2/√2 को √2 बोल सकते हैं। अब बताओ VA मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है U, तो VB कितना हो जाएगा? U इंटू √2। इस टाइप से कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बच्चों देखो एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का E8 क्वेश्चन, ये भी किसी ने पूछा था, इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि छत से कोई हल्की सी रस्सी लटकी हुई है, हमको दे रखा है कि छत से कोई रस्सी लटकी है जो बहुत हल्की है, मतलब ऑलमोस्ट मासलेस है। अब देखो इस रस्सी से एम मास का कोई आदमी लटका हुआ है ना? तो रस्सी के सहारे एम मास का कोई आदमी लटका हुआ है, और हमको दे रखा है कि जो रस्सी है वो आदमी के वेट मतलब mg का 3/4 ही सहन कर सकती है। ठीक है, हमको दे रखा है कि जो रस्सी है वो अ, आदमी के वेट का 3/4 मतलब 3/4 mg मैक्सिमम इतना ही टेंशन सहन कर सकती है, इससे ज्यादा रस्सी टेंशन सहन नहीं कर सकती है। तो रस्सी को टूटने से बचाने के लिए आदमी को मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतरना होगा वो देखना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि रस्सी से एम मास का आदमी लटका हुआ है, और हमको दे रखा है कि रस्सी मैक्सिमम कितना टेंशन सहन कर सकती है? आदमी के वेट का 3/4 इतना ही टेंशन सहन कर सकती है। दोस्त तुम कॉमन सेंस से बताओ कि आदमी अगर रस्सी को पकड़ करके लटका रहा तब तो रस्सी टूट जाएगी। कॉमन सेंस से बताओ कि आदमी रस्सी को पकड़ करके लटका रहा या स्टेशनरी रहा तब तो रस्सी में टेंशन mg होगी, और mg जितनी टेंशन रस्सी सहन नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी। ऐसे ही बताओ कि आदमी अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चढ़ने लगे, तब तो तुम फीलिंग से सोच सकते हो कि ऊपर की ओर चढ़ने के लिए तो उसको रस्सी को और ज्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा, तो तब तो टेंशन mg से और ज्यादा होगी, तो रस्सी और जल्दी टूट जाएगी। तो देखो इस बार रस्सी को टूटने से बचाने के लिए टेंशन कम करनी है, तो उसके लिए आदमी को रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ना होगा, और आदमी रस्सी को ढीला छोड़ेगा तो फिर नीचे की ओर फिसलने लगेगा, है ना? और ध्यान रखना आदमी रस्सी को ढीला छोड़े या नीचे की ओर फिसले, तो बताओ अब रस्सी में जो टेंशन होगी वो mg से कम होगी मतलब रस्सी टूटने से बच सकती है। ठीक है, बस रस्सी को टूटने से बचाने के लिए या टेंशन कम करने के लिए इसको रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ना होगा। रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ेगा तो ये नीचे की ओर फिसलेगा। तो हमको पूछा है कि मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतरे ताकि रस्सी टूटने से बच जाए वो देखना है। चलो मान लेते हैं कि आदमी ने रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ा है, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर फिसल रहा है। चलो इस बार रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ठीक, तुम अच्छे से ध्यान रखना, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई आदमी रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ रहा हो या रस्सी के सहारे नीचे की ओर फिसल रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे साधे बच्चों टाइप से आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे।
ठीक है? मेन चीज़ ध्यान रखना कि कभी कोई आदमी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा हो या नीचे उतर रहा हो, तो बिल्कुल सीधे-साधे बच्चों टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम से ही करेंगे। तो चलो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आदमी पर कौन-कौन से फ़ोर्स फ़ील होंगे वो देखते हैं। तुम बताओ कि एक तो आदमी का खुद का वेट ये आदमी का खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg ये लगेगा और दूसरा आदमी रस्सी को पकड़े हुए है ना, तो रस्सी इसको खींचेगी मतलब टेंशन T लगेगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि आदमी पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा और आदमी रस्सी को पकड़े हुए है, तो रस्सी इसको ऊपर की ओर खींचेगी मतलब टेंशन T लगेगा। बस सिंपली इसके लिए न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं ना, तो इस बार आदमी का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस तुम बताओ कि रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना है mg माइनस टी तो बस रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स mg माइनस टी इक्वल टू अकेले आदमी का मास m इंटू एक्सेलरेशन a, इसे t निकाल सकते हो। इसको ट्रांसफर करोगे तो t इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए आएगा और तुम बताओ कि रस्सी है ना, तुम बताओ कि रस्सी में टेंशन m इंटू जी माइनस ए है, पीछे माइनस आ रहा है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं कि रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होने के लिए एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टेंशन m इंटू जी प्लस ए थोड़ी है, m इंटू जी माइनस ए है, मतलब बोल सकते हैं कि जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। बस वैल्यू रख देते हैं। तो टी मैक्स देखना है तो बताओ रस्सी मैक्सिमम कितना टेंशन सहन कर सकती है 3/4 mg, मतलब टेंशन की मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू 3/4 mg होनी चाहिए इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए मिनिमम। इसको सॉल्व कर लेना ये सॉल्व करोगे तो m से m कैंसल, कितना आ जाएगा यार ये 3/4g इक्वल टू जी माइनस ए मिनिमम, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए मिनिमम इक्वल टू जी माइनस 3g/4, तो ये g/4 आ गया। बस रस्सी को टूटने से बचाना है तो उसके लिए आदमी को मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतरना चाहिए g/4, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतरा तो और अच्छा है, ठीक है ना। ये कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ राज छुपा हुआ है वो देखना ठीक है ना। आदमी पर mg और टेंशन t लगा है ना, अब ये टेंशन कई लोगों को अजीब लगता है, ठीक है, तुम खुद बताओ कि आदमी अगर स्पाइडरमैन होता है ना, तुम बताओ कि आदमी अगर स्पाइडरमैन होता मतलब इसके हाथ से रस्सी निकलती तब तो इस पर टेंशन टी लगेगा वो पता चलता है, लेकिन इस बार आदमी कोई स्पाइडरमैन थोड़ी है, मतलब इसके हाथ से रस्सी थोड़ी निकल रही है, आदमी तो रस्सी को पकड़े हुए है और रस्सी के सहारे ऊपर जा रहा है नीचे की ओर फिसल रहा है, अब टेंशन लगेगी तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो देखो इसमें एक्चुअल चीज ये है ना, तो ध्यान रखना तुम, इसमें एक्चुअल चीज ये है कि कभी भी इसमें एक्चुअल चीज ये है कि कभी भी आदमी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े या नीचे की ओर फिसले तो उस पर लगेगा तो बिंदास टेंशन ही लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगता, फ्रिक्शन के थ्रू लगता है। तो फ्रिक्शन के सबसे लास्ट में मैं राइट टाइम पे इसका पूरा डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखना, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई भी आदमी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा हो या रस्सी के सहारे नीचे की ओर फिसल रहा हो तो इस पर लगेगा तो बिंदास टेंशन ही लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगता है, टेंशन फ्रिक्शन के थ्रू लगता है, ये ध्यान रखना, है ना। बाकी हम तो इस टाइप के क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम से ही करेंगे। हाँ देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर F3 पूछा है, तो ये क्वेश्चन मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूँ कि देखना इतने कॉमन क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखो इस बार हमको दे रखा है कि बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर 2 केजी का ब्लॉक है। अब ब्लॉक को रस्सी की मदद से आगे की ओर खींच रहे हैं, है ना? इस ब्लॉक को रस्सी की मदद से आगे की ओर खींच रहे हैं और इस रस्सी में टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 10 किलोग्राम फोर्स है। बस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमको देखना है। कर सकते हैं ना? तो बस इस ब्लॉक को रस्सी की सहायता से खींच रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी में टेंशन कितना उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है। ठीक है, तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, टेंशन फोर्स ही मेजर करता है ना, बताया था।
स्प्रिंग बैलेंस सिंपली टेंशन फोर्स ही मेजर करता है। बस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग दे रखी है, मतलब इनडायरेक्टली इस रस्सी में टेंशन दे रखी है। ठीक है, बस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 10 किलोग्राम फोर्स है, मतलब बोल सकते हैं कि इस रस्सी में टेंशन भी कितनी होगी, 10 किलोग्राम फोर्स होगी। ठीक है, अभी टेंशन तो 15वीं सदी की यूनिट किलोग्राम फोर्स में आई है। अब हमको टेंशन न्यूटन में निकालनी है। मैंने बताया था कि किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मैंने बताया था कि न्यूटन को किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जी का डिवाइड, तो किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी का मल्टीप्लाई। तो रस्सी में टेंशन 10 किलोग्राम फोर्स है, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंशन 10 इंटू जी की वैल्यू इस बार 9.8 दे रखी है, तो ये कितना आ गया 98 न्यूटन। तो बस टेंशन 98 न्यूटन आ गई, मतलब कहने का मतलब है कि इस ब्लॉक को T इक्वल टू 98 न्यूटन इतने फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। बस कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, इस ब्लॉक को 98 न्यूटन जितने फोर्स से खींच रहे हैं, तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा, रिजल्टेंट फोर्स अपन मास। तो रिजल्टेंट फोर्स 98 न्यूटन अपन ब्लॉक का मास 2, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या गलती हो सकती है, ये तो गलती नहीं होनी चाहिए, समझ जाना। मैंने क्लास में चमका कर बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस टेंशन को मेजर करती है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मतलब टेंशन फोर्स, और वेइंग मशीन प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। हाँ बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर F5 किसी ने पूछा है। ठीक है, स्यूडो फोर्स में सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई भूल गया हो तो इस क्वेश्चन के पहले कोई थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई लिफ्ट है, धागे की मदद से हमने m मास का कोई ब्लॉक लटका दिया है। ये और 3 केस हैं। एक केस में लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है। दूसरे केस में लिफ्ट a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर, और तीसरी बार लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन तीनों केसेस में रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि पूरी लिफ्ट एक की कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है। इस बार इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ठीक, तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, और हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो, तो ऐसे केस में स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं। बस स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए सिंपली हम इस गाड़ी या लिफ्ट के अंदर से देखते हैं, और देखते हैं कि अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। बस आराम से बताओ, एक तो ब्लॉक पे इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mga लगेगा, और कौन सा स्यूडो फोर्स। तो बताओ पूरी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फील होगा ma के बराबर। बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि बताओ mg भी नीचे की ओर है और ma भी नीचे की ओर है, तो इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स mg प्लस ma। तो बताओ अभी ये ब्लॉक इस रस्सी को ओवरऑल कितने फोर्स से खींचेगा, mg प्लस ma। तो इस बार रस्सी में टेंशन भी कितनी होगी, mg प्लस ma। ये इतनी बुद्धि नहीं होती, टेंशन फोर्स T भी बता दो, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस करेंगे, तो ऊपर की ओर T इक्वल टू नीचे की ओर mg प्लस ma। लेकिन ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि अभी mg भी नीचे की ओर है, ये भी रस्सी को खींचेगा। स्यूडो फोर्स ma नीचे की ओर है, ये भी रस्सी को खींचेगा, तो ब्लॉक रस्सी को ओवरऑल कितने फोर्स से खींचेगा, mg प्लस ma। तो इस बार रस्सी में टेंशन mg प्लस ma होगी, मतलब बोल सकते हैं कि इस बार रस्सी में जो टेंशन होगी वो mg से ज्यादा होगी, है ना। चलो अगला केस, अब वही केस है लेकिन इस बार लिफ्ट a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है। इस बार रस्सी में टेंशन देखनी है, तो इस बार भी स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब वही लिफ्ट के अंदर से देखेंगे। तो अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, और दूसरा स्यूडो फोर्स। बताओ इस बार पूरी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा ma के बराबर। बस अब कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mg नीचे की ओर है, ये तो रस्सी को खींचने का काम करेगा, और ma ऊपर की ओर है, मतलब ये ब्लॉक को ऊपर उठाने का काम करेगा। तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना होगा, mg माइनस ma।
तो ये ब्लॉक इस रस्सी को ओवरऑल कितने फोर्स से खींचेगा, mg माइनस ma। तो इस बार रस्सी में टेंशन कितनी होगी, mg माइनस ma होगी। तो इस बार रस्सी में जो टेंशन होगी वो mg से कम होगी, है ना। और थर्ड केस लेते हैं, तो थर्ड केस में मान लेते हैं कि इस बार लिफ्ट बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस बार लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बस इस बार स्यूडो फोर्स भी 0 होगा। तो तब इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लगेगा, लेकिन स्यूडो फोर्स 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी भी है, लेकिन लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो स्यूडो फोर्स भी 0। तो अभी खींचने वाला फोर्स केवल mg है, तो अभी ब्लॉक रस्सी को केवल mg फोर्स से खींचेगा। इसलिए इस बार रस्सी में टेंशन केवल mg होगी, है ना। तो ये चीज इतनी एक्सप्लेन की है, सब क्लास में बता चुका हूँ। ये तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बोल सकता है कि कभी भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर हो तो टेंशन mg से ज्यादा होगी। लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर नीचे की ओर हो तो स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा जो टेंशन को घटा देगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 तो स्यूडो फोर्स भी 0 होगा, तब रस्सी में टेंशन केवल mg होगी। ये कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने चमका करके बताई थी कि जो स्यूडो फोर्स है वो केवल गाड़ी या लिफ्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है बस। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसको भी हम अब कर लेते हैं। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई लिफ्ट है ना। इस बार भी हमको दे रखा है कोई लिफ्ट है। रस्सी की मदद से इसे 32 केजी का हमने ब्लॉक लटका दिया है, और इस रस्सी में टेंशन कितनी उसको मेजर करना है। तो टेंशन को मेजर करने के लिए हमने इधर कोई स्प्रिंग बैलेंस भी लगा दिया है, ठीक है। अब हमको दे रखा है कि लिफ्ट रेस्ट स्टार्ट हो रही है, हमको दे रखा है कि लिफ्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है। और बताओ नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब लिफ्ट का मोशन नीचे की ओर होगा, मतलब वेलोसिटी नीचे की ओर होगी। ये तो समझते हैं कि इस बार लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसका मोशन नीचे की ओर होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि जब लिफ्ट 20 मीटर जितना डिस्प्लेस हो जाती है तब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 30 किलोग्राम फोर्स है। तो हमको पता है कि स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मापता है ना, टेंशन मेजर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब लिफ्ट 20 मीटर जितना डिस्प्लेस हो गई है तब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 30 किलोग्राम फोर्स है। मतलब इस रस्सी में टेंशन भी 30 किलोग्राम फोर्स होगी, या न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो जी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब लिफ्ट 20 मीटर डिस्प्लेस हो गई है उस इंस्टेंट पर रस्सी में टेंशन 30 जीएम मतलब mg से कम है। और जब लिफ्ट 50 मीटर डिस्प्लेस हो गई है तब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 36 किलोग्राम फोर्स है। मतलब इस इंस्टेंट पर रस्सी में टेंशन 36 जी है, जो कि mg से ज्यादा है, मतलब इस बार टेंशन mg से ज्यादा है। है ना। तो इसमें क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है, मतलब इसका मोशन नीचे की ओर है। मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जब लिफ्ट 20 मीटर डिस्प्लेस होती है उस टाइम पे रस्सी में टेंशन 30 जी है, मतलब इस टाइम पे रस्सी में टेंशन mg से कम। और जब लिफ्ट 50 मीटर डिस्प्लेस हो गई है उस टाइम पे रस्सी में टेंशन 36 जी है, मतलब इस टाइम पे रस्सी में टेंशन mg से ज्यादा है। तो बस दोनों केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर होगा वो देखना है। आराम से निकाल सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है, तो हमको दे रखा है कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है, मतलब लिफ्ट का मोशन नीचे की ओर है, मतलब वेलोसिटी नीचे की ओर है। और हमको दे रखा है कि जब लिफ्ट 20 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है ना, जब लिफ्ट 20 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है उस टाइम पे रस्सी में टेंशन 30 जी है, मतलब इस बार रस्सी में टेंशन mg या 32 जी से कम है। दिख रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब लिफ्ट 20 मीटर डिस्प्लेस होती है ना उस इंस्टेंट पर रस्सी में टेंशन 30 जी है, मतलब इस इंस्टेंट पर रस्सी में जो टेंशन है वो mg से कम है। और तुम बताओ कि टेंशन mg से कम है, तो बताओ ऑब्वियसली इस पर स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन को घटाने के लिए।
है, तुम देख सकते हैं कि S इक्वल 20 मीटर, इस टाइम पे रस्सी में टेंशन 30 जी है, जो mg से कम है ना, तो बस बताओ टेंशन mg से कम है, तो टेंशन को घटाने के लिए स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है? और तुम बताओ इस इंस्टेंट पर इस पर स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो बताओ स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो यार, क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा। और बताओ इस ये स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा तो उसके कारण रस्सी में टेंशन घट जाएगी, ठीक है? तो पक्का बोल सकते हैं इस टाइम पे रस्सी में टेंशन mg से कम है, तो टेंशन को घटाने के लिए स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, और स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा तो ऑब्वियसली इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। तो बस तुम बताओ इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी भी नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, मतलब इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के सपोर्टिंग है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्टिंग है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी या लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, स्पीड अप हो रही होगी, ये बोल सकते हैं। चलो अब अगला पार्ट लेते हैं। तो अब हमको दे रखा है कि जब लिफ्ट 50 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है तब इस रस्सी में टेंशन 36 जी है, मतलब इस टाइम पे रस्सी में जो टेंशन है वो mg से ज्यादा है तो हमको दे रखा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होता है उस टाइम पे रस्सी में टेंशन 36 जी है ना, मतलब इस टाइम पे रस्सी में टेंशन mg से ज्यादा है, और बताओ टेंशन को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है? तो बोल सकते हैं इस टाइम पे टेंशन mg से भी ज्यादा है, तो टेंशन mg से भी ज्यादा करने के लिए या टेंशन को बढ़ाने के लिए स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है? और तुम बताओ कि स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है मतलब ऑब्वियसली लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं। एक क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर हो तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फील होगा, और स्यूडो फोर्स नीचे की ओर होगा तो ये भी रस्सी को खींचने में मदद करेगा, तो टेंशन बढ़ जाएगी ना, तो उस पक्का बोल सकते हैं इस बार टेंशन mg से ज्यादा है तो टेंशन को बढ़ाने के लिए स्यूडो फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा तो ऑब्वियसली लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। अब तुम बताओ इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी तो नीचे की ओर ही है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिंग है, और तुम बताओ कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिंग है मतलब इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी घट रही होगी या लिफ्ट रिटार्ड हो रही होगी या स्पीड डाउन हो रही होगी, ठीक है? बस अपना आंसर ये है s इक्वल 20 मीटर, इस टाइम पे लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही होगी मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, और s इक्वल टू 50 मीटर, इस टाइम पे लिफ्ट रिटार्ड हो रही होगी मतलब वेलोसिटी इस लिफ्ट की स्पीड घट रही होगी, ऐसे बोल सकते हैं। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। हाँ बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर G2 किसी ने पूछा है, इसको देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर 30 केजी मास का कोई ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर 20 केजी मास का एक और ब्लॉक रख दिया है, और हमको दे रखा है कि इस बार सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नाम की कोई चीज इस बार नहीं है। अब हमने क्या किया है कि जो 20 केजी का ब्लॉक है उसको धागे से जोड़ दिया है, ये धागा एक पुली से पास हो रहा है, फिर दूसरी पुली से पास हो रहा है, और फिर धागे के सिरे को 180 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, है ना? और हमको अच्छे पता है, मैंने क्लास में चमका कर बताया था तो हमको अच्छे पता है कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने फोर्स से खींचे वही टेंशन बन जाता है, तो रस्सी के सिरे को 180 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, इससे रस्सी में टेंशन भी कितना होगा? 180 न्यूटन होगा। और हमको पता है कि एक ही रस्सी है जो बिल्कुल स्मूथ पुली से पास हो रही है, तो एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगी, मतलब यहाँ टेंशन 180 है तो यहाँ भी 180 होगी, यहाँ भी 180, और इधर भी टेंशन 180 इतनी होगी, ठीक है? तो बस अब हमको देखना है कि अब इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना-कितना होगा वो देखना है। ठीक है? तो ध्यान रखना कि वैसे तो गाड़ी के ऊपर पैसेंजर मूव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली तो गाड़ी का एक्सेलरेशन a है तो पैसेंजर का भी a तो होगा ही, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में a रिलेटिव होगा, ऐसा करते हैं ना? लेकिन इस बार फ्रिक्शन है ही नहीं, हमको दोनों का एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालना है, तो चलो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग-अलग मान लेते हैं, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन a1 है और इस गाड़ी का एक्चुअल एक्सेलरेशन a2 है ना?
तो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन a1 और गाड़ी का एक्चुअल एक्सेलरेशन a2 है। तो A1 A2 कितने होंगे वो देखना है। तो बस क्या करेंगे सिंपली हर किसी का अलग-अलग फ्री बॉडी डायग्राम। चलो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब देखते हैं कि ओनली इस ब्लॉक पर डायरेक्ट कौन-कौन से फोर्सेस लगेंगे वो देखते हैं। और चलो इस बार फालतू स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। तो इस बार हम सिंपली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं मतलब बाहर से देख रहे हैं वो अंडरस्टूड है। कोई मूर्ख ये भी पूछ सकता है कि स्यूडो फोर्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं श्रद्धा हो तो स्यूडो फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन इस बार तो सरफेस स्मूथ है दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। इस बार तो बाहर से ही देखते हैं। तो इस ब्लॉक पर रियल फोर्स कौन-कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर रियल फोर्स कौन-सा लगेगा? ओनली टेंशन लगेगा। बताओ और कोई रियल फोर्स है क्या? नहीं है ना? बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर रियल फोर्स केवल टेंशन T लगेगा। ठीक है ना? उनको पता है कि इस रस्सी में टेंशन तो सब जगह 180 है। तो इस ब्लॉक पर रियल फोर्स केवल टेंशन T लगेगा जिसकी वैल्यू 180 है। तो बस इस ब्लॉक पर भी रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स 180 इक्वल टू अकेले इस ब्लॉक का मास 20 इंटू एक्सेलरेशन A1 इससे A1 9 आ गया है डायरेक्ट भी कर सकते हैं फालतू क्यों लिखें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर रियल फोर्स कौन सा लग रहा है केवल 180 और इसका मास 20 केजी है ना। तो इस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है 180 अपन इसका मास 20 तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया ठीक है। तो इसका तो एक्चुअल एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो चलो इसको भूल जाते हैं। अब हम केवल 30 केजी वाले ब्लॉक इसी को कंसीडर करते हैं। मतलब देखते हैं कि अकेले इस वाले ब्लॉक पर डायरेक्ट कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं और इस ब्लॉक को पुली के साथ ही कंसीडर करते हैं। फालतू पुली के सपोर्ट पे फोर्स कहाँ से हम देखने जाएँगे? ये तो वही कि अभी इस ब्लॉक 20 केजी वाले ब्लॉक को भूल जाते हैं। अब हम केवल 30 केजी वाले इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं और उसको पुली के साथ कंसीडर करते हैं। तो अब हमको देखना है कि इस वाले ब्लॉक के इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से होंगे वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ है ना? ब्लॉक और पुली इनको साथ में लिया है, तो बताओ इस पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? है ना? केवल टेंशन ही लगेंगे। तुम बताओ कि एक तो ये वाली रस्सी खींचेगी T इक्वल टू 180 से और एक ये वाली भी रस्सी इसको इधर की ओर खींचेगी T इक्वल टू 180 पर। ये तो जो टेंशन था वो 20 केजी वाले ब्लॉक के पाले में आया था और ये जो टेंशन होगा वो इस वाले ब्लॉक प्लस पुली इसके पाले में आएगा, ठीक है? ठीक है, तो वही हमने इस 30 केजी का ब्लॉक प्लस इन दोनों पुलिस को एक साथ ले लिया है, ठीक है? तो बता इन पर फोर्स कौन-कौन से लगेंगे? एक तो ये वाली रस्सी खींचेगी T इक्वल टू 180 से आगे की ओर खींचेगी और ये वाली रस्सी T इक्वल टू 180 से पीछे की ओर खींचेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। बस तुम डायरेक्ट बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है उस पर तो 180 फोर्स आगे भी लग रहा है और 180 फोर्स पीछे भी लग रहा है। दोनों आपस में कैंसल हो जाएँगे। तो 30 केजी वाला ब्लॉक है उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 तो इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगा। ये कर लिया। अब एक और चीज़ कि नॉर्मली इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम लोग सही बना लेते हैं, लेकिन जो 30 केजी वाले ब्लॉक है इसके फ्री बॉडी डायग्राम में गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि इस ब्लॉक पर अगर है ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो उस पर ये वाली तो टेंशन बता देते हैं लेकिन इस टेंशन को लोग भूल जाते हैं। उसमें हम भी आते हैं। हम भी इस वाली टेंशन को भूल जाते हैं, ठीक है? तो गलती हो जाती है। तो देखो ध्यान रखना कि नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना थोड़ा-सा टफ है ना? ये टेंशन तो दिख रही है लेकिन इसमें लोग गलती करते हैं, तो ध्यान रखना तुम, है ना? ध्यान रखना कि कभी भी सिचुएशन बहुत उलझी हुई हो, है ना? ध्यान रखना कि कभी भी रस्सियाँ बहुत उलझी हुई हो, ठीक है ना? कभी रस्सियाँ ऐसी उलझी हुई हो और इस उलझन से बचना चाहते हो, तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि सबको एक सिस्टम मान लो। है ना? अकेले नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखो ही मत, पूरे सिस्टम की लिखो। तो ये इम्पोर्टेंट कांसेप्ट ध्यान रखना। ये तो ध्यान रखना कभी भी रस्सी बहुत सारा उलझी हुई हो, है ना? रस्सी बहुत सारी उलझी हुई हो और इस सारी उलझन को छुपाना हो, तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि इस ब्लॉक, पुली, रस्सी सबको एक सिस्टम मान लेना और हम इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते ही नहीं है, उसकी जगह हम इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख सकते हैं, सही है ना?
मतलब इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट आगे की ओर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन। ये तो स्मार्ट तरीका ही है। तो उलझन में फंसना नहीं हो तो सबको एक सिस्टम मान लो, मतलब इस ब्लॉक पुली रस्सी सबको एक सिस्टम मान लो और पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लगाओ कि पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन। तो बताओ सबको एक सिस्टम मान लेंगे तो अब सारी उलझन छुप जाएगी, है ना? ध्यान रख, सबको एक सिस्टम मान लेंगे तो बीच वाली सारी टेंशन छुप जाएगी। तो बताओ अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? टी या एफ इक्वल टू 180 यही होगा। बताओ इस गोले के बाहर से तुमको कौन सा फोर्स दिख रहा है? टी या एफ इक्वल टू 180 यही दिख रहा है ना? ध्यान रखना कि उलझन को छुपाने के लिए सबको एक सिस्टम मान लेंगे तो बीच वाले जितने भी फोर्स हैं, जितनी भी उलझन है वो छुप जाएगी। तो तब गोले के बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कौन सा दिख रहा है? 180 न्यूटन यही दिख रहा है। तो पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 180 इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्चुअल एक्सेलरेशन। तो पहले का मास 20 इंटू इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है? 9 प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन, दूसरे का मास 30 इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन निकालना है। सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो 180 से 180 कैंसल, तो A2 इक्वल टू 0 ऐसे भी आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन इसमें एक सबक ध्यान रखना कि कभी रस्सी बहुत उलझी हो, कॉम्प्लिकेट हो, तो इस सारी उलझन को छुपाने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि सबको एक सिस्टम मान लो, तो अंदर वाला जो भी कॉम्प्लिकेट चीजें हैं वो सब होते हुए भी छुप जाएंगी। हाँ बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का H3 क्वेश्चन, ये भी किसी ने पूछा था। इससे दुख होता है कि ये वाली चीजें मैं स्यूडो फोर्स में क्लियरली बता चुका हूँ, ये और क्वेश्चन कराने के साथ साथ रिजल्ट भी मैंने याद करवाया था, फिर भी कई मूर्ख लोग गलती करते हैं तो एक बार सुन लेना। ठीक है, देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसा ट्रायंगुलर वेज है जिसका एंगल थीटा है, इसको अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोल सकते हैं और उसके ऊपर m मास का ब्लॉक रखा है, सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो कि हमको पता है कि नॉर्मली तो जो ब्लॉक है वो गाड़ी की सरफेस को दबाता है ना? वही कि नॉर्मली तो जो ब्लॉक है वो गाड़ी की सरफेस को दबाता है लेकिन इस बार हम चाहते हैं है ना? इस बार हम चाहते हैं कि ब्लॉक और गाड़ी की सरफेस के बीच कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बार हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक और गाड़ी के बीच कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके लिए गाड़ी को इधर की ओर एक्सेलरेट कराना होगा और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराना होगा वो देखना है। ये तो बस तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि ब्लॉक और गाड़ी के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए या प्रेसिंग फोर्स 0 हो जाए, उसके लिए पूरी गाड़ी को ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा। है ना? फीलिंग से सोच सकते हैं कि गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएँगे, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा और इसका एक कंपोनेंट प्रेसिंग फोर्स को बिल्कुल 0 कर सकता है। तो बस हमको अच्छे से पता है कि अगर कांटेक्ट खत्म करना है या प्रेसिंग फोर्स बिल्कुल 0 करना है तो उसके लिए गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा। तो पूछा है कि गाड़ी को कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएँ ताकि कांटेक्ट खत्म हो जाए वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि गाड़ी को A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा रहे हैं। बस शक्ल देखते ही बताओ कि पूरी गाड़ी को, है ना? पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, तो ऐसे केस में हम किसका यूज़ करते हैं? स्यूडो फोर्स का। बस स्यूडो फोर्स का यूज़ करने के लिए हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। आराम से बताओ कि अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा कौन-सा? स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि पूरी गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स राइट डायरेक्शन में फील होगा ma के बराबर और एक और नॉनसेंस फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ऐसे चिल्लर क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप निकल जाता है। तो बस मेनली तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और स्यूडो फोर्स ma। बस तुम खुद बताओ कि mg और ma पूरा दबाने का काम नहीं कर रहे हैं, इनका एक कंपोनेंट ही दबाएगा ना, तो बस सिंपली इनके कंपोनेंट कर लेंगे। बताओ mg के भी कंपोनेंट करेंगे इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और ऐसे ही इस स्यूडो फोर्स के भी कंपोनेंट करेंगे इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो देखो mg के कंपोनेंट तो हमको डायरेक्ट याद है
कि mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट करने हैं तो बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल थीटा तो बताओ इसके साथ एंगल बन रहा है तो स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है इसलिए ये कंपोनेंट एम ए साइन थीटा। ऐसे इसके कंपोनेंट कर लिए तो बस अब साफ साफ देख सकते हैं, है ना, साफ साफ देख सकते हैं कि mg cos थीटा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो इस सरफेस को दबाने का काम करेगा और ms sin थीटा नॉर्मली ऊपर की ओर लग रहा है मतलब उठाने का काम करेगा। बस इस बार हम चाहते हैं कि दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए, है ना, इस बार हम चाहते हैं कि दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए तो बताओ कांटेक्ट खत्म होने के लिए सिंपली उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ये तो हम बोल सकते हैं कि कांटेक्ट खत्म करने के लिए सिंपली उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। तो उठाने वाला फोर्स कितना है, एम ए साइन थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू दबाने वाला फोर्स एम जी कॉस थीटा। तो एम से एम कैंसल, साइन थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी और कॉस थीटा अपन साइन थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। तो बस हम बोल सकते हैं कि कांटेक्ट खत्म हो जाए उसके लिए गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना होगा और गाड़ी का एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कांटेक्ट खत्म करने के लिए गाड़ी का मिनिमम एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, वो तो तुम्हारी श्रद्धा। बाकी मिनिमम एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी चीज बताई थी, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने ये भी बताई थी कि गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें, है ना, हम देख सकते हैं कि गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें और गाड़ी का एक्सेलरेशन अगर जी कॉट थीटा से ज्यादा रखें तो ब्लॉक का गाड़ी से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ना, है ना, भी देख चुके हैं कि गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें और इसका एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा या उससे भी ज्यादा रखें तो फिर ब्लॉक और गाड़ी के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और बताओ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ब्लॉक पर एक्चुअल फोर्स केवल mg नीचे की ओर लगेगा तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें और इसका एक्सेलरेशन g cot थीटा से भी ज्यादा रखें तो फिर ब्लॉक और गाड़ी के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और तुम बताओ कि ब्लॉक का गाड़ी से कांटेक्ट खत्म हो गया तो बताओ अब ब्लॉक पर एक्चुअल फोर्स केवल mg लगेगा और एक्चुअल फोर्स केवल mg नीचे की ओर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर लगेगा, मतलब अब ब्लॉक g के एक्सेलरेशन से बिल्कुल फ्री फॉल करेगा। ये तो कई बार क्वेश्चन फ्री फॉल के फॉर्म में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, है ना, कि कांटेक्ट लूज करने के लिए भी a ग्रेटर देन इक्वल टू जी cot थीटा और ब्लॉक फ्री फॉल करे उसके लिए भी a ग्रेटर देन इक्वल टू जी cot थीटा रहेगा। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ब्लॉक फ्री फॉल करे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ब्लॉक फ्री फॉल करे उसके लिए भी कांटेक्ट खत्म होना चाहिए और उसके लिए एक्सेलरेशन जी cot थीटा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है। तो कांटेक्ट लूज करने के लिए भी a ग्रेटर देन इक्वल टू जी cot थीटा और फ्री फॉल करे उसके लिए भी a ग्रेटर देन इक्वल टू जी cot थीटा। ये तो सारी चीजें क्लास में बताई थी मैंने। एक और चीज बताई थी कि ये तो हमने पढ़े लिखों के टाइप से किया, बाकी तुम चाहो तो इसको बिल्कुल अनपढ़ के टाइप से भी समझ सकते हो, है ना। अनपढ़ टाइप से ये अनपढ़ टाइप से ये समझ सकते हो कि तुमने टॉम एंड जेरी और ऐसे कार्टून देखे होंगे। ठीक है, तो कार्टून में कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी टेबल पर बैठने का ट्राई करता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी टेबल पर बैठने का ट्राई करता है लेकिन उसके पहले ही कोई दूसरा पर्सन इस टेबल को खींच लेता है। तो तुम बताओ कि आदमी टेबल पर बैठने वाला हो उसके, है ना, जैसे आदमी टेबल पर बैठने वाला हो लेकिन कोई, मैं क्या बोल गया सॉरी, जैसे आदमी इस चेयर पे बैठने वाला हो और कोई शरारती बच्चा इस चेयर को खींच ले तो आदमी बेचारा फ्री फॉल करेगा, फ्रीली नीचे गिरेगा। तो यहाँ भी वही है कि बताओ ब्लॉक तो बेचारा इस वेज के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसके पहले ही किसी ने इस वेज को इधर की ओर खिसका दिया तो बेचारा ब्लॉक बिल्कुल फ्री फॉल करेगा। ये तो केस उसी के सिमिलर है जैसे कि आदमी बैठने का ट्राई करे और कोई चेयर खींच ले, उसी के सिमिलर है केस है। एक और चीज मैंने बताई थी, मैंने बताया था कि कांटेक्ट लूज हो जाए उसके लिए तो एक्सेलरेशन इधर की ओर होना चाहिए और जी cot थीटा से भी
ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ बताई थी कि कई बार क्वेश्चन आता है कि इस बार ब्लॉक को गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसलने से रोकना है। ये भी क्लास में कराया था कि ब्लॉक को गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसलने से रोकना है, तो उसके लिए गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट कराना होगा और तब इसका एक्सेलरेशन g cot थीटा नहीं g tan थीटा होना चाहिए। ये सारे क्लास में बताए थे, फिर भी कई बच्चे गलती करते हैं तो दुःख होता है रियली।